तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एस अकेडमी बाय गुलफाम अली राजी में। हिस्ट्री क्लासेस चल रही हैं। हम लोग मौर्य वंश के बारे में पढ़ रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, और उनके समय की जो भी घटनाएं हैं उनके बारे में, उनका जीवन परिचय, उनके विजय विस्तार, जो कुछ भी है, मौर्य समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था, मौर्य प्रशासन, अशोक क्या था, अशोक का धम्म क्या था, उसका खुद का धर्म क्या था, कौन से स्तूप उसने बनाए, क्या है गोपिका गुहा, क्या है दशरथ झोपड़ी, ये सारा का सारा आपको बताएंगे मौर्य एम्पायर की क्लास में। बल्कि बताएंगे क्या, बता रहे हैं। इसका हम पार्ट 1 बता चुके हैं, पार्ट 2 की इसमें हम बात करेंगे। और इसमें हम बात करेंगे कि अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे, इनका कुल क्या था, इनका वंश क्या था। देखिए, अभी भी चंद्रगुप्त मौर्य के कुल को लेकर के बहस होती है। जस्टिन एक राइटर हैं, उन्होंने मौर्य वंश पर एक किताब लिखी है, द हम्बल ओरिजिन। ये आता भी है क्वेश्चन, द हम्बल ओरिजिन किसकी किताब है? जस्टिन की है, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा है कि अशोक जो था क्षत्रिय जाति का था, लेकिन गरीब था, निर्धन था। कहने का मतलब ये है कि किसी क्षत्रिय राजघराने में ये पैदा हुआ था। इसके पिता जो थे राजा रहे होंगे, लेकिन इसके पिता का जो राजपाट जो था वो छिन गया था। उसके बाद ये जो है पिता और ये जो थे ये दीनहीन दशा में आ गए थे। तो जस्टिन क्या कहता है? जस्टिन ये कहता है कि अशोक जो था, अशोक नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य जो था क्षत्रिय था, लेकिन निर्धन था। अच्छा, यहीं पर एक नाटक है विशाखादत्त का, मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस जो नाटक, उसकी जो कथा है ना, उसमें ना चंद्रगुप्त मौर्य का नाम है ना अशोक का नाम है, उसमें किसी का नाम नहीं है। लेकिन उस नाटक का जो कंटेंट है, या नाटक की स्टोरी, स्क्रिप्ट या डायलॉग जो हैं, वो चंद्रगुप्त मौर्य से बहुत मिलते जुलते हैं। जो चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की कथा है ना, उससे बहुत मिलते जुलते हैं। विशाखादत्त ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपने नाटक मुद्रा राक्षस में, ध्यान रखना, चंद्रगुप्त मौर्य का सीधा नाम नहीं लिया है, लेकिन उस नाटक की जो कथा है उससे पता चलता है कि विशाखादत्त जो है चंद्रगुप्त मौर्य को कहता वृषल। ये सवाल खूब आता है कि वृषल टाइटल किसका था या वृषल संज्ञा किसकी थी। विशाखादत्त ने अपने नाटक मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को कहा वृषल, या निम्न कुल का, या कुलहीन। देखो, दो अलग चीज़ें हैं, निम्न कुल या कुलहीन। तो निम्न कुल अलग हुआ, कुलहीन अलग हुआ। उसमें इसने इसको कुलहीन ही कह दिया। किसने? विशाखादत्त ने, ठीक है। नेक्स्ट, अब उसके बाद रोमिला थापर ये कहती हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वैश्य था और मौर्य जन का था। जन समझते हैं ना, जब हमारे यहाँ आर्य आए तो आर्य जो थे गांव मिलके कबीले बने, और कबीले मिलके जन बने, और जन मिलके महाजनपद मिले। तो रोमिला थापर कहती हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था मौर्य जन का था, इसी के लिए इसके नाम के साथ मौर्य जुड़ा हुआ है। और ये जो था वैश्य था। क्या था ये? वैश्य था, ठीक है। ओके, आगे चलें। स्पूनर इतिहासकार हैं, स्पूनर कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य पारसी था। इसके अलावा पुराण, जो हमारे पुराण हैं, वो ये कहते हैं कि मौर्य जो थे वो शूद्र थे, या चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र था, ठीक है। अच्छा, मुद्रा राक्षस में ही विशाखादत्त एक और इसे वृषल तो कहते हैं, साथ ही वे कहते हैं कि ये नंदराज कौन हुए? धननंद। नंदराज कौन हुए? धननंद। नंदराज की एक पत्नी थी जो कि शूद्र थी, उसका नाम था मुरा। नंदराज की पत्नी जो कि शूद्र थी, उसका नाम था मुरा, उसकी संतान था ये, इसीलिए इसका नाम हो गया मुरा से मौर्य। तो सबके अपने अपने मत हैं, क्लियर क्या है कुछ पता नहीं। इसके अलावा जो महावंश है, महावंश जो बहुत धार्मिक ग्रंथ है, वो ये कहता है कि कौटिल्य ने इसे जम्बूद्वीप का स्वामी बनाया। जम्बूद्वीप माने भारत। महावंश ये कहता है कि कौटिल्य ने, आराम से खांस लो, पानी पी लो, आराम से पानी पी लो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, पानी पी लो, टेक योर टाइम, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो महावंश कहता है कौटिल्य ने इसे जम्बूद्वीप का स्वामी बनाया, और महावंश कहता है कि ये क्षत्रिय था, ठीक है ना। तो महावंश और जस्टिन कहते हैं कि ये क्षत्रिय था, रोमिला थापर कहती हैं वैश्य था, विशाखादत्त कहते हैं कि ये शूद्र था या निम्न कुल का था, ये कुलहीन था या वृषल था। स्पूनर कहते हैं कि ये पारसी था, पुराण कहते हैं ये शूद्र था। अब एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि इसका कुल क्या था, तो कुल स्पष्ट नहीं है। अब आपसे पूछे कि पारसी किसने कहा है, वैश्य किसने कहा है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी चाहिए। और याद रखने का तरीका क्या है? इनको नोट कीजिए और बार बार पढ़िए, वीडियो सुनिए, बार बार सुनिए, ठीक है ना। आप लोग खाना खाते हुए, रात को जब आप बेड पे जाते हैं सोते हुए, आराम से वीडियो सुन सकते हैं,
ठीक है ना। और 2 बार अगर सुनेंगे तो बहुत सी चीज़ें आपको रट जाएंगी, याद करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है साहब। अब विलियम जोन्स ने पहली बार, आ जाओ, विलियम जोन्स ऐसे पहले इतिहासकार हैं जिन्होंने सैंडोकोट्स की पहचान की है चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में। अब ये सैंडोकोट्स और एंडोकोट्स क्या हुए? यूनानी इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त मौर्य को कहा है सैंडोकोट्स और अशोक को कहा है एंडोकोट्स। ध्यान रखना, यूनानी इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त मौर्य नाम नहीं लिया, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को कहा है एंडोकोट्स और अशोक को कहा है, चंद्रगुप्त मौर्य को कहा है सैंडोकोट्स और अशोक को कहा है एंडोकोट्स। तो विलियम जोन्स पहला ऐसा इतिहासकार है जिसने कहा कि सैंडोकोट्स ही चंद्रगुप्त मौर्य है और एंडोकोट्स जो है वो अशोक है। ध्यान रखना, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य संज्ञा की पहचान किसने की? तो विलियम जोन्स ने की। एपियानस के बारे में आपको बता चुका किस तरह से युद्ध हुआ, प्लिनी के बारे में बता चुका, और साथ ही साथ इसमें मैंने यहाँ पर ये अभी जो पिछले पार्ट में सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य का जो युद्ध हुआ है उसके बारे में मैं आपको बता चुका। इसी पार्ट में बताया, पिछले पार्ट में बताया है ना, आप लोग देख लीजिएगा, इसके बारे में बता चुका। काबुल, कंधार, मकरान, हेरात, हेलेना, मेगास्थनीज, 500 हाथी, पिछले पार्ट में इसके मैं पार्ट 1 में ही बता चुका, पार्ट 2 चल रहा है। अच्छा हाँ, ये डाट, तारानाथ, छयनगर, दीपवंश, महावंश ये भी हो गए। अच्छा, दीपवंश और महावंश की ये कथा है। दीपवंश महावंश से ही हमें पता चलता है कि अशोक के समय में तीसरी बौद्ध संगति हुई थी पाटलिपुत्र में, ठीक है ना। और इसी से पता चलता है दीपवंश और महावंश से कि राजा बनने के लिए अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारा था। अशोक अपने 99 भाइयों को मार करके राजा बना था। किससे पता चलता है? दीपवंश और महावंश से। और इसके अशोक के सबसे बड़े भाई का नाम था सुमंत। सुमंत का बेटा था निग्रोध। दीपवंश से पता चल रहा है, ध्यान रखना, दीपवंश और महावंश से पता चल रहा है कि अशोक का सबसे बड़ा भाई था सुमंत और सुमंत का बेटा था निग्रोध। निग्रोध जो था बौद्ध भिक्षु था, ये 7 या 9 साल की उम्र का रहा होगा, बौद्ध भिक्षु था। इसके बारे में कथा है कि एक बार जो है अशोक अपने महल में बैठा था और खिड़की की तरफ को झांक रहा था, खिड़की से जो है राजमार्ग की तरफ को देख रहा था। तो उसे एक छोटा सा बालक दिखाई दिया जो कि भिक्षु के रूप में था। वो उसके व्यक्तित्व से प्रभावित हुआ, उसे बुलाया, बातचीत की। ऐसा कहा जाता है कि अशोक पहली बार जो बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुआ तो वो निग्रोध के प्रवचनों या निग्रोध के संदेशों या उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुआ था। देखिए, कई किताबों में लिखा है कि वो निग्रोध ने उसे बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, तो ये गलत है। सही जो है वो ये है कि निग्रोध से वो प्रभावित हुआ, उसके प्रभाव से वो बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुआ। अब उसके धर्म के बारे में यहाँ तो मैं खैर नहीं लिखा मैंने, आगे जाके ये पार्ट खत्म हो जाता है। अब सवाल ये आता है, हेनसांग ये कहता है कि बौद्ध भिक्षु उपगुप्त ने, यहाँ लिख देता हूँ मैं, हेनसांग क्या कहता है? हेनसांग कहता है कि बौद्ध भिक्षु उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। दीक्षा का मतलब विधिवत उसका जो क्या है वो कन्वर्जन या एक धर्म से दूसरे धर्म में जाना। तो बौद्ध धर्म की जो दीक्षा दी अशोक को हेनसांग के अनुसार उपगुप्त ने दी। लेकिन एक मान्यता ये भी है क्या कि मोगलीपुत्र तिस्स ने अशोक को विधिवत बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। ठीक है, तो अगर दीक्षित करने की बात आए ना तो मोगलीपुत्र सही आंसर है। हेनसांग का पूछे तो उपगुप्त है। और किससे प्रभावित हुआ? तो निग्रोध से प्रभावित हुआ। किसका भाई था? अशोक के सबसे बड़े भाई सुमंत का, जिसे अशोक मार चुका था। ठीक है, इसको लेकर भी विवाद में स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन आया है कि क्या अशोक बौद्ध था? ऐसा क्वेश्चन भी आया है। क्या हुआ? तो ब्रेक में जाने से पहले मैं ये कह रहा था कि अभी भी विद्वानों में मतभेद हैं कि अशोक का धर्म क्या था। कोई कहता अशोक टोटल सेकुलर था, धर्मनिरपेक्ष था, उसका व्यक्तिगत धर्म जो भी रहा हो सार्वजनिक रूप से उसने किसी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं दिया। लेकिन हम देख रहे हैं बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया। बौद्ध धर्म जो है अशोक का ऋणी है, उसी की वजह से बौद्ध धर्म जो है विश्व धर्म बना। वो अलग चीज़ है, जब हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे तो बताएंगे। इसके अलावा ये भी है कि अशोक जो है रोज़ ब्राह्मणों को भोज देता था, है ना। और अशोक के समय में आप देखेंगे कि धर्म के आधार पर किसी तरह कोई डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं है। तो बौद्ध धर्म और अशोक का बौद्ध धर्म में योगदान और धम्म, ये यूपीएससी स्टेट पीसीएस मेंस में हिस्ट्री में खूब आता है। इसके लिए अलग से पढ़ाएंगे आपको, फिलहाल अपने मुद्दे पर लौट कर आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब यहाँ पर चंद्रगिरी की कथा है। आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य जो था अपने अंतिम समय में जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत में आया था। क्यों आया था दक्षिण भारत में? एक्चुअली उसके अंतिम समय में मगध में अकाल पड़ा था। उस अकाल से राहत के लिए उसने भरपूर उपाय किए थे।
और बाद में वो मगध छोड़ करके जैन संत भद्रबाहु के साथ कहाँ पर आ गया था? कर्नाटक में मैसूर के पास, मैसूर या श्रवणबेलगोला के पास चंद्रगिरी पहाड़ी पर। ध्यान रखना, कर्नाटक में मैसूर या श्रवणबेलगोला के पास, इतने गौर से मत देखो, मैसूर या श्रवणबेलगोला के पास कौन सी पहाड़ी पर? चंद्रगिरी पहाड़ी पर। यहाँ पर उसने संलेखन किया था। जो जैन परंपराएं हैं ना, जो जैन परंपराएं हैं उनके अनुसार उसने संलेखन किया था और संलेखन के बाद अन्न जल त्याग करके प्राण दे दिए थे। तो यहाँ से एक चीज़ ये भी आ जाती है क्या, कि चंद्रगुप्त मौर्य जब जैन परंपराओं के अनुसार संलेखन कर रहा है, जाहिर सी बात है वो जैन रहा होगा, लेकिन उसमें भी संदेह है कि जैन था या नहीं था। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा बिंदुसार है, उसके दरबार में आजीवक संप्रदाय के संत परिव्राजक रहते थे। तो इनका धर्म क्या था, इसके बारे में कुछ भी क्लियर नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन परंपरा के अनुसार जान दे रहा है। बिंदुसार के दरबार में जो हैं आजीवक संप्रदाय के संत, कौन, क्या नाम उनका बताया मैंने अभी, परिव्राजक रह रहे हैं। और अशोक के जो क्रियाकलाप है उनसे लग रहा है कि अशोक बौद्ध था, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कहती नहीं साहब अशोक बौद्ध नहीं था। तो इससे हमें ये लगता है कि ये इनका व्यक्तिगत धर्म चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन धार्मिक मामलों में ये धर्मनिरपेक्ष रहे होंगे। दूसरे और तीसरे शिलालेख में अशोक कहता है कि दक्षिण में मैंने केवल कलिंग को जीता और उसके बाद अपना विजय अभियान रोक दिया। ठीक है, तक्षशिला और उज्जैन में विद्रोह हुए थे बिंदुसार के समय में और अशोक को इनको दबाने के लिए भेजा गया था। ये मैं आपको पहले पिछले पार्ट में बता चुका हूँ। लुम्बिनी करदर क्या था, चलो इसको एक बार और बता देता हूँ मैं यहाँ पर, कि अशोक जो था अपनी बेटी चारुमती के साथ नेपाल यात्रा पर गया था। एक्चुअली उसने तीर्थ यात्राएं की थी। कहाँ की तीर्थ यात्राएं की थी? जो भी बौद्ध धर्म से, महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी स्थान थे, पवित्र तीर्थ थे, वहाँ की उसने यात्रा की थी। तो इन्हीं यात्राओं के क्रम में वो लुम्बिनी भी गया। तो नेपाल से एक अभिलेख मिला है, रुक्मिनदेही या रुक्मनदेही अभिलेख। रुक्मनदेही अभिलेख में अशोक ये घोषणा करता है कि मैं अपनी पुत्री के साथ यहाँ पर आया और चूँकि यहाँ पर महात्मा बुद्ध का, शाक्य मुनि का जन्म हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पर कर की दर घटाकर 1/6 कर दी। तो इससे पता चलता है कि नेपाल की तराई में लुम्बिनी अशोक के साम्राज्य में था। इससे ये भी पता चलता है कि कर की दर जो है वो 1/6 से ज़्यादा रही होगी। समझ रहे ना, कर की दर 1/6 से ज़्यादा रही होगी, क्योंकि उसने क्या कहा है कि कर की दर घटा करके 1/6 कर दी। उसने कहा कि भाई यहाँ के लोगों को मैंने राहत क्यों दी, क्योंकि यहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। अच्छा, इसी अभिलेख को, जो रुक्मिनदेही अभिलेख है, उसे मौर्यों का आर्थिक अभिलेख कहते हैं। क्यों कहते हैं आर्थिक अभिलेख? क्योंकि इसमें लगान की दर का पता चलता। समझ गए मेरी बात? ओके। अब वो इसी अभिलेख में भी कहता है कि मैंने यहाँ पर कनक मुनि बौद्ध स्तूप का आकार 2 गुना कराया। यहाँ पर कनक मुनि बौद्ध स्तूप का आकार 2 गुना कराया। इसका मतलब क्या है कि जो स्तूप थे अशोक के समय में खूब स्तूप बने, तो अशोक ने यहाँ पर कोई कनक मुनि स्तूप है उसका आकार 2 गुना कराया। इसका मतलब उससे पहले भी स्तूप बनते थे। तो हम ये नहीं कह सकते कि स्तूपों को बनाना जो शुरू किया है वो अशोक ने या चंद्रगुप्त मौर्य ने शुरू किया है, उससे पहले भी स्तूप बनते होंगे। ठीक है ना साहब? तो कनक मुनि बौद्ध स्तूप का आकार 2 गुना किया और उसने यहाँ पर एक नया शहर भी बसाया। कीर्ति, क्या नाम था उस नए शहर का? ललित पत्तन। ध्यान रखना, इस सवाल खूब आते हैं, है ना? ओके, आगे चलें। अपने दूसरे शिलालेख में कहता है कि दक्षिण में जो चोल, ये पांड्य नहीं है सर, चोल, चेर और सत्यपुत्र दक्षिण में मेरी साम्राज्य की सीमा पर स्वतंत्र प्रांत हैं। तो चोल जो हैं तमिलनाडु में और चेर और सत्यपुत्र जो हैं वो केरल में हैं। ठीक है ना? आपकी क्लास नहीं है ये, लिखना चाहो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी आप सोच रहे हो आज सर ने हमारी क्लास पढ़ाई तो शुरू नहीं कर दी, समझ रहे ना? हाँ, लिखना चाहो लिखो। सत्यपुत्र और केरल पुत्र जो थे इसके पड़ोसी थे। 13वें शिलालेख में 8वीं जाति का पता चलता है। ये 8वीं जाति समुद्रगुप्त के समय में भी, समुद्रगुप्त को भी इन्होंने परेशान किया था। तो 13वें शिलालेख में 8वीं जाति का पता चलता है। कहाँ थी 8वीं जातियाँ? सर इधर दिखाएंगे अपना कैमरा। 8वीं जातियाँ जो थी ये मध्य प्रदेश का जबलपुर और उड़ीसा का इलाका, ये यहाँ पर घने जंगलों में, इन घने जंगलों में ये 8वीं जातियाँ थीं। ठीक है, ये अक्सर बगावत करते थे। हालांकि अशोक ने इन पर कब्जा कर लिया था, लेकिन फिर भी विद्रोह करते थे। तो अपने शिलालेख में 13वें शिलालेख में इन्होंने 8वीं जातियों को चेतावनी दी है। 8वीं जातियों को चेतावनी दी है कि देवनाम प्रिय कौन? खुद अशोक अपने आप को देवनाम प्रिय कहता है। देवनाम प्रिय दयालु ही नहीं बल्कि शक्तिशाली भी है।
मैंने छोटा सा लिखा है ये, देवनाम प्रिय दयालु ही नहीं बल्कि शक्तिशाली भी है, वे शांत रहें अन्यथा उन्हें कठोर दंड दिया जाएगा। 13वें शिलालेख में कहा है, किसको कहा है? 8वीं जाति को। 8वीं जाति कहाँ थी? MP से लेकर उड़ीसा तक, ठीक है। चले भी आगे। तो महास्थान, ढाका के पास महास्थान से भी इनका शिलालेख मिला है, ताम्रलिप्ति से भी मिला है, महाराष्ट्र में थाने जिले के पास सोपारा से भी इनका एक शिलालेख मिला है, और गिरनार से इनका शिलालेख मिला है, आप लोग जानते ही हैं, है ना। ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। मोगलीपुत्तिस जो हैं, ऐसा कहा जाता है कि मोगलीपुत्तिस ने औपचारिक रूप से अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था, और हेनसांग कहता है कि उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। दुर्धरा मदर ऑफ बिंदुसार लिखा है मैंने, तो जाहिर सी बात है चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी रही होगी दुर्धरा, और बिंदुसार जो था वो दुर्धरा की संतान था। डायोनिसस, ये एक राजदूत था, ये डायोनिसस जो था राजदूत था, कहाँ का? मिस्र का। मिस्र के राजा टालमिस II का दूत था, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है इसलिए मैंने लिखा है। मिस्र के राजा टालमिस II का ये दूत था और बिंदुसार के दरबार में आया था, ठीक है ना। सुब्रहानदंगी किसकी माँ थी? अशोक की। अशोक की माँ थी, ये लिख लीजिए आप लोग। सुब्रहानदंगी जो थी अशोक की माँ थी, और कारुबाकी जो थी अशोक की पत्नी थी। अशोक की अन्य पत्नी भी थी, उनकी बात बाद में। कारुबाकी जो थी अशोक की पत्नी थी, और सुब्रहानदंगी जो थी अशोक की माँ थी। चारुमती के साथ ये नेपाल गया था, इसकी बेटी चारुमती के साथ, अभी जिक्र किया मैंने इसका। और महेंद्र और संघमित्रा जो इसके पुत्र और पुत्री थे, उन्हें कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, बोधि वृक्ष की एक शाखा लेके। ब्रशल चंद्रगुप्त मौर्य का टाइटल है, मैं आपको बता चुका हूँ। ब्रशल चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है। एंडोकोट्स अशोक है। अमित्रोचेट्स, पूरा लिख देते हैं, अमित्रोचेट्स। अमित्रोचेट्स यूनानी भाषा में अमित्रोचेट्स, और संस्कृत भाषा में अमित्रघात, ये कहा गया है बिंदुसार को। मास्की शिलालेख में, कर्नाटक से मास्की शिलालेख मिला है। मास्की शिलालेख में अशोक ने खुद को कहा है बुद्ध शाक्य, और इसी मास्की शिलालेख में पहली बार अशोक का नाम अशोक मिलता है। ये सवाल खूब आता है। भब्रू शिलालेख में किसने अपने आप को कहा है? प्रियदर्शी। अशोक का टाइटल मिलता है भब्रू शिलालेख में प्रियदर्शी, मास्की शिलालेख में बुद्ध शाक्य। इसके अलावा अशोक का और भी टाइटल है देवनाम प्रिय। यहाँ पर मैंने लिखा अशोक मास्की शिलालेख में। अब यहाँ पर 1 या फर्स्ट का मतलब है कि मास्की शिलालेख पहला ऐसा शिलालेख है जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो ठीक है, 2 पार्ट हो चुके हैं मौर्य वंश के, अभी 2 पार्ट में पूरा नहीं होगा। मिलते हैं आपसे इसके तीसरे, चौथे और 5वें पार्ट में, तब जाके ये पूरा होगा। थैंक यू।